हाय एवरीवन, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन रिजिड रोटेटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रिजिड रोटेटर, अब है नॉन रिजिड रोटेटर। सो क्या लिखा हुआ है? इन प्रैक्टिस द रोटेशनल लाइंस आर नॉट एग्जैक्टली इक्वी डिस्टेंस। हमें 2b 4b 6b 8b 10b वो सब इक्वी डिस्टेंस मिली थी, तो एक्चुअल में जब स्पेक्ट्रम देखा गया तो उसमें इक्वी डिस्टेंस नहीं थी। द सेपरेशन डिक्रीजेस स्लाइटली विद इंक्रीजिंग जे, मतलब जैसे जैसे जे इंक्रीज हो रहा है जो बीच की सेपरेशन थी वो कम होती जा रही थी। दिस इज अट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट द मॉलिक्यूल्स आर नॉट रिजिड। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो परफेक्टली रिजिड नहीं है। दे स्ट्रेच वाइल रोटेशन, इसका मतलब जब वो घूमते हैं तो बीच में जो उनका बॉन्ड होता है वो स्ट्रेच होता है। और द स्ट्रेचिंग की वजह से क्या होती है? बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, वो इंक्रीजेज होती है विद इंक्रीजिंग रोटेशन। जैसे जैसे रोटेशन ज्यादा बढ़ता जाएगा वैसे ही बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। टेकिंग दिस इनटू अकाउंट द रोटेशनल टर्म कम्स आउट टू बी। अब कैसे डेरिवेशन हुआ है वो ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो एक्चुअल हमारे पास एफ जे का फॉर्मूला था वो सिर्फ इतना था, बी जे जे प्लस वन, जब हमने स्ट्रेचिंग को कंसीडर नहीं किया था। लेकिन अब हम उसको अगर फ्लेक्सिबल मानते हैं, स्ट्रेचिंग मानते हैं उसके अंदर, तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है डेरिवेशन करने के बाद इसमें सेकेंड ऑर्डर टर्म भी इंक्लूड हो जाता है। आप खुद एक काम कीजिए, अपने हाथ में मान लीजिए आपने एक रबर बैंड लिया है, उस रबर बैंड के दूसरे हिस्से पे एक बॉल या फिर कुछ भी हैवी चीज या पत्थर बांध दीजिए और फिर उसको घुमाइए। जब आप हल्का हल्का घुमाओगे तो रबर की लेंथ छोटी रहेगी, छोटी रेडियस का सर्कल बनेगा। जितना तेज घुमाओगे रबर में क्या आ जाएगी? स्ट्रेचिंग आएगी और सर्कल बड़ा बनेगा। यही कारण है कि मॉलिक्यूल भी जब धीरे धीरे घूमते हैं तब बॉन्ड लेंथ उनकी कम होती है, लेकिन जैसे ही वो फास्ट घूमने लगते हैं बॉन्ड लेंथ उनकी स्ट्रेच होके बढ़ जाती है। तो इस वजह से एफ जे का जो एक्सप्रेशन है उसमें हम चेंज करेंगे। तो याद रखिएगा, रिजिड रोटेटर के लिए एक्सप्रेशन सिर्फ इतना होगा, बी जे जे प्लस वन, लेकिन नॉन रिजिड रोटेटर के लिए होगा उसके अंदर बी जे जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस वन का स्क्वायर। अब जो डी है इट इज द सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, क्योंकि जब भी किसी चीज को घुमाते हैं तो उसको बढ़ाता कौन है? बॉन्ड लेंथ को बढ़ाएगा कौन? बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स। और बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसलिए डी को क्या कहा गया है? सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन ये बी के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। बट क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल टर्म आ गई है, द इंक्रीज इन स्पेसिंग बिटवीन द रोटेशनल लेवल बिकम स्लाइटली लेस रैपिड। अब हमारे पास एक्चुअल डायग्राम कैसा दिखेगा? तो हमारे पास जो जे के लेवल थे, अब जे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अब जे जैसे बढ़ता जाएगा, सबसे पहले रिजिड और नॉन, ये भी आपके लिए एग्जाम में दोनों पूछे जाएंगे। रिजिड के लिए जो लेवल ऐसे दिखते थे, हमने देखा था ऐसे दिख रहे थे। अब क्या हो रहा है? उनकी जो सेपरेशन है वो घटती जाएगी, क्योंकि पहले क्या हो रहा था? बी जे जे प्लस वन ही टर्म था, तो जे जैसे जैसे बढ़ रहा था सेपरेशन क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। यहाँ सेपरेशन कम है, यहाँ सेपरेशन कम है, लेकिन अब माइनस का डी स्क्वायर जे और जे प्लस वन का स्क्वायर आ रहा है। तो जे बढ़ेगा तो नेगेटिव वाली टर्म भी तो बढ़ेगी, तो ओवरऑल इस टर्म को क्या कर देगी? वो कम कर देगी। इसलिए जो नॉन रिजिड के लेवल होंगे वो रिजिड वाले लेवल से थोड़े से नीचे आएंगे। तो देखो डॉटेड लाइन वाला बता रहा है कि थोड़ा सा नीचे आया है, ये डॉटेड वाला लाइन बता रहा है कि थोड़ा सा नीचे आया है, ये डॉटेड वाला लाइन बता रहा है कि थोड़ा सा नीचे आया है, और लास्ट वाला जो होगा वो बहुत ही कम होगा। इसका सेपरेशन भी कम करते जाना है। इसका सेपरेशन अभी ज्यादा है, फिर इसका सेपरेशन थोड़ा सा कम हुआ, फिर इसका सेपरेशन देखो थोड़ा सा और कम हुआ। वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जे स्क्वायर का टर्म है, और नेगेटिव में जो स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू जैसे जैसे आप जे की वैल्यू बढ़ाते जाते हो वो ज्यादा और नेगेटिव होता जाता है, इसलिए जो सेपरेशन है वो घटता जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा बना के और ऐसा बना दो, दूसरा भी ऐसा बना के इतना ही नीचे बना दो, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको दूसरा वाला कैसे बनाना है? दूसरा वाला आपको कैसे बनाना है? पहला अगर ऐसे बनाया तो दूसरा आपको ऐसे बनाना है, ऐसा, और उसको छोटा लेना है थोड़ा सा, और ऐसा लेना है, और उससे भी नीचे बनाओगे तो आपको ऐसा लेना है और छोटा लेना है और ऐसा करना है। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देख पा रहे हो, नीचे वाला जो जीरो लेवल वाला है, जीरो लेवल बिल्कुल लाइन में है, बिल्कुल लाइन में है, क्योंकि जीरो वाले में जे इक्वल टू जीरो में ये भी हो जाएगा, जे इक्वल टू जीरो में ये भी हो जाएगा, तो सेम लेवल पे आ जाएंगे जीरो पे। पर जैसे ही वन करोगे वो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होता जाएगा। ओके, और यहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी जो है, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है उस कंडीशन में कितनी आएगी? फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं, अगर एक ट्रांजिशन होगा तो एफ जे प्लस वन से एफ जे में होगा। एफ जे प्लस वन और माइनस एफ जे करो एक बार, एफ जे प्लस वन माइनस एफ जे करते हैं अपन। एफ जे जो था वो कितना था हमारे पास? बी जे जे प्लस वन था, माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस वन का स्क्वायर। ये तो एफ जे हो गया, और एफ जे प्लस वन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी जे प्लस वन जे प्लस टू माइनस जी जे प्लस वन का स्क्वायर,
और ये हो जाएगा j+2 का स्क्वायर। अब हमें करना है fj+1 माइनस fj। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे bj+1 j+2 माइनस dj+1 का स्क्वायर j+2 का स्क्वायर माइनस j+1 माइनस प्लस आ जाएगा प्लस का j स्क्वायर j+1 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेना, यहाँ a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, यहाँ a+b का होल स्क्वायर, यहाँ पर a+b का। इस पूरे को सोल्व करके आप खुद देख लेना, सोल्व करके आपके पास फाइनली ये टर्म आ जाएगा fj+1 माइनस fj। इस बार आपके पास आएगा 2bj+1 माइनस 4dj+1 का क्यूब। ये टर्म आपके पास आएगा। ठीक है, हमें ध्यान रखना है d वेरी वेरी लेस देन b। बस ये नॉन रिजिड रोटेटर का एक्सप्लेनेशन इतना ही है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रम में। देखो, हमने देखा है कि जो b की वैल्यू आई थी, वो b की वैल्यू आई थी ये, करेक्ट, b की वैल्यू आई थी हमारे पास। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आइसोटोप इफेक्ट का मतलब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर म्यू आ गया, यहाँ पर म्यू आ गया, और हमें पता है जैसे ही म्यू आ गया, म्यू किससे रिलेटेड होता है, मास से रिलेटेड होता है। तो अगर हम एक ही मटेरियल के डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप लेते हैं, तो उनका मास अलग अलग होता है, तो उसके लिए रोटेशनल कांस्टेंट क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो सिंस मास इफेक्ट्स आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इन द डिटर्मिनेशन, ये जो भी है यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधे आप यहीं पे आ जाओ। अब खुद सोचो कि B जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हम लेते हैं एक B आइसोटोप, है ना, और वो हैवियर आइसोटोप है, यानी ज्यादा वेट है इसका, ज्यादा वेट वाले का होगा, तो क्योंकि म्यू आई वैल्यू जो होगी वो म्यू से ज्यादा होगी, आइसोटोप का वेट ज्यादा है तो उसका मास ज्यादा होगा, तो म्यू आई जो है वो म्यू से ज्यादा होगा। तो और क्योंकि बी जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसका रोटेशनल कांस्टेंट जो होगा वो हल्के वाले मास से कम आएगा, तो बी आई विल बी लेस देन बी। और क्योंकि एफ जे है वो बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर बी आई लेस देन बी है तो एफ आई जे लेस देन एफ जे होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम रोटेशनल लेवल बनाते हैं दो आइसोटोप के, यानी कि ये फर्स्ट जो एक्चुअल है हमारे पास, एक्चुअल है, और ये आइसोटोप के लेवल्स हैं, तो आइसोटोप के लेवल, तो एफ जे जो होगा वो उसके लेवल हमेशा क्या रहेंगे, ऊपर रहेंगे, और आइसोटोप के लेवल हमेशा थोड़े से नीचे रहेंगे। थोड़े से नीचे क्यों रहेंगे, क्योंकि उनका रोटेशनल कांस्टेंट थोड़ा सा कम हो गया, तो ये सेपरेशन जो है यहाँ पे बन जाएगा। ये आइसोटोप इफेक्ट होता है। अब अपन इसके सॉल्व एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपको करना है। सो आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन, आप इनके एग्जाम्पल करके देखिए, क्योंकि एग्जाम में 100% आपको इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे, और नेट और गेट के पर्पज से भी इसी बुक से आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप स्क्रीन को पॉज करके अपना देख सकते हैं सॉल्यूशन। दैट्स इट, यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।